राहुल आंसर करो। बुद्धि स्मृति कर्म चैव। मेरी आवाज मिल रही है सबको? महापैशाचिक घृत, ठीक है। महापैशाचिक घृत बुद्धि स्मृति कर्म चैव बालानाम च अंग वर्धनम किसकी फलश्रुति है? महापैशाचिक घृत की। ऐसा ही हमने कहीं और भी पढ़ा था, किसी एक और योग की फलश्रुति इससे मिलती जुलती थी। किसकी थी बताओ? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में क्या था? याद होना चाहिए, ऐसा नहीं था, नहीं याद होना चाहिए कि वहां पे क्या शब्द आए हैं, तभी तो डिफरेंस मालूम कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि उस समय अगर चीजें याद ना हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो याद होना चाहिए वहां पे क्या था, क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चांग वर्धनम, ऐसा था। च्यवनप्राश में क्या था फलश्रुति? क्षीण छतानाम वृद्धानाम। मैं सही बोल रही हूँ? अगर आपके पास बुक है, अपनी बुक खोल के रखे हो, तो रसायन अध्याय में जाओगे, पेज नंबर 17, या फिर श्लोक रसायन के प्रथम पाद में देखोगे, श्लोक नंबर 70। अगर नहीं याद आ रहा है आपको तो कंफर्म भी करोगे अभी तुरंत। श्लोक नंबर 70 देखोगे रसायन अध्याय में, प्रथम पाद, क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंग वर्धनम, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस करोगे? मान लो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसकी फलश्रुति है, वहां पे च्यवनप्राश भी ऑप्शन में हो, महापैशाचिक भी ऑप्शन में, जैसा कि यहाँ पे भी है, तो याद रखोगे क्षीण छतानाम वृद्धानाम, मतलब जो लोग क्षीण हो चुके हैं और वृद्ध हो चुके हैं। तो च्यवनप्राश मेनली हम किसको देते हैं? जो लोग वीक हैं, क्योंकि रसायन है, च्यवनप्राश एक रसायन भी है ना। रसायन अध्याय में इसका डिस्क्रिप्शन भी आया है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्षीण छतानम, जो लोग क्षीण हो चुके हैं, जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, उनको हम देते हैं, है ना। जहाँ पे क्षय वाली कंडीशन है वहां पे हम च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस कर लोगे, है ना। और वहां पे क्या है, बुद्धि स्मृति कर्म चैव, मतलब उन्माद में क्या है, बुद्धि को बढ़ाना है हमें, है ना। तो बुद्धि से रिलेटेड अगर है, बुद्धि स्मृति कर्म, बुद्धि और स्मृति दोनों को बढ़ाना है, तो वहां पे महापैशाचिक घृत आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक फलश्रुति है। क्या कह रहे हैं? सस्तम स्त्रीणाम च बंध्यानाम, मतलब बंध्या स्त्री को देते हैं आयु बल प्रदा, धन्यम आयु बल प्रदा, मतलब ये आयु भी देता है, धन भी देता है और बल भी देता है। बीच में गैप दे दिया है, ये कोई घृत का नाम है, घृतम श्रेष्ठ पुंसवन, है ना। मतलब हमें यहाँ पे 3 क्लू मिल गए। एक तो हाँ हेलो। बंध्या, हाँ हेलो गुड बोलो। मॉर्निंग। स्क्रीन शायद नहीं दिख हाँ रही मैम सर, आपकी। सर बच्चों को दिख रही है एक्चुअली क्या? हाँ। ये मेरे व्हाट्सएप में है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चों के पास पेपर होंगे? नहीं नहीं, स्क्रीन दिख जाएगी। आप उसको खोलेंगे ना जब स्क्रीन शेयर करके, अच्छा, आप उसको पहले पीडीएफ ओपन करिए। मैं बताता हूँ, पीडीएफ ओपन करिए। हाँ ओपन तो है पीडीएफ। पीडीएफ ओपन है। अब हाँ जैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, जैसे अपना वाला वो पढ़ाते हैं जो क्लास में, एक, वैसे ही वैसे कर दीजिए। मैं इसको, हाँ मैं इसको वैसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। जी जी। हाँ दिख गई, अब दिख गई स्क्रीन। एक्चुअली क्या है ना इसमें सर, फिर जो मुझे लगता है जो मैंने सॉल्व किया था वो यहाँ से डिलीट हो गई है। अच्छा। हाँ तो तो 10 10 मिनट बाद दोबारा ले लीजिए, देख लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। 10 मिनट नहीं बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से ही सॉल्व करके बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो बच्चे स्क्रीन दिख रही है अब आपको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ पे हमें 3 क्लू मिल रहे हैं, है ना। कि एक तो बंध्या स्त्री को देंगे,
है ना। दूसरा क्या है कि ये धन्यम आयु बलप्रद है, और तीसरा क्या है कि ये श्रेष्ठ पुंसवन है। अब क्योंकि आपके पास क्लू पूरा है, क्योंकि ये चैप्टर 9 के क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा कि आपको चैप्टर नहीं मालूम हो, वहां तो सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्स होंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन वहां से, 2 क्वेश्चन अलग संहिता से, तो वहां पे कैसे याद करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्लू पूरा मिल रहा है कि चैप्टर 9 के श्लोक होंगे, जो भी होगा, जो भी योग होगा वो चैप्टर 9 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो निकाल सकते हो, पर एग्जाम में कैसे याद रखना है कि एक ऐसा घृत है जो बंध्या स्त्री को भी दे रहे हैं, ठीक है, और श्रेष्ठ पुंसवन बोला गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन को। जैसे मान लो सर्पी गुड़ है, तो सर्पी गुड़ कहाँ पे आया है, कौन से चैप्टर में सर्पी गुड़ का वर्णन आया, बताओ। हम्म फिर से बोलो। शतछिण में, ठीक है। तो यहाँ पे जब पढ़ोगे तो सर्पी गुण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब सर्पी गुण खोलोगे छतछिन में जाके, तो वहां पे कोई भी पुंसवन और या फिर बंध्या स्त्री को देने की बात नहीं बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा फलघृत के बारे में आया है, ठीक है। तो फलघृत 2 जगह रेफरेंस हमें मिलता है, एक तो सुश्रुत में मिलता है और एक हमें मिलता है काश्यप में मिलता है, ठीक है। तो सुश्रुत ने फलघृत को किसके लिए बोला है, बच्चे बता सकते हो। अगर नहीं मालूम है, जो चीज नहीं मालूम है नोट डाउन करते जाओ अभी, ठीक है। ये सुश्रुत ने किसके लिए बोला है या फिर काश्यप ने किसके लिए बोला है। फलघृत का वर्णन जो आया है, सुश्रुत ने फलघृत को उन्माद में बोला है ना, और काश्यप ने इसको बंध्या के लिए बोला है। ठीक है। देन तीसरा ऑप्शन है जीवनीय घृत। तो जीवनीय घृत तो अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आंसर बता सकते हो, जीवनीय घृत का वर्णन कहाँ पे आया, कौन सा रोगाधिकार है। अभी हम वहां मैम तक पहुंच। नैतिका उन्मादन। हाँ फिर मैम से बोलो। मैम पित्तज उन्मादन। पित्तज उन्माद में जीवनीय घृत नहीं, रोगाधिकार की मैं बात कर रही हूँ, किस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली इसको बोला गया है। जैसे योग बोले गए ना, वात रक्त में बोला गया है ना। पित्तज उन्माद में नहीं है। वो तो बस ऐसे बोल दिया है कि जीवनीय घृत को हम यहाँ पे भी देंगे, वहीं पे देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वात रक्त में कहा गया है इसको। तो अगर रोगाधिकार पूछा जा रहा है कि जीवनीय घृत का रोगाधिकार क्या है या कहाँ पे इसका एक्सक्लूसिवली वर्णन आया है, तो याद रखोगे ये वात रक्त में इसका वर्णन आया है, ठीक है। क्योंकि ये जीवनीय घृत है, इसमें सारे तिक्त रस प्रधान द्रव्य बोले गए, इसलिए हम इसको पित्तज उन्माद में भी दे रहे हैं, है ना। देखोगे पित्तज उन्माद में जब ट्रीटमेंट शुरू किया है तो वहां पे बोला है कि तिक्त घृत देंगे जो कुष्ठ रोगाधिकार है, जीवनीय घृत देंगे जो वात रक्त रोगाधिकार है, मिश्रक्स ने जो हमने गुल्म में पढ़ा था। तो इन सारे घृतों को हम पित्तज उन्माद में दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रोगाधिकार क्या है, किस चैप्टर में इसका वर्णन आया है, तो हम उसी चैप्टर का नाम बोलेंगे, ये वात रक्त रोगाधिकार है। बट हम इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हम इसको दे सकते हैं किसी भी पित्तज व्याधि में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट का एक ऑप्शन बचता है कल्याणक घृत, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि कल्याणक घृत जो है स्त्री को बंध्या स्त्री को देते हैं, और सर्वग्रह विनाशन भी बोला है और श्रेष्ठ पुंसवन भी बोला है। ये 3 वर्ड कल्याणक घृत के बारे में हमने पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़े हो तो अभी से याद कर लो, ठीक है। कल्याणक घृत का 3 रोगाधिकार 3 इसके थेराप्यूटिक इंडेक्स जरूर याद कर लोगे। बुक खोल के देखो, श्लोक नंबर 35 से 41 तक की जो श्लोक है ना, चैप्टर 9 उन्माद चिकित्सा में देखोगे कल्याणक घृत। कल्याणक घृत बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फलश्रुति पूछ दिया कि एक बंध्या स्त्री को दे रहे हैं, दूसरा हमने इसको दे दिया ये ऑप्शन कल्याणक घृत। सर्वग्रह विनाशन, सभी प्रकार के ग्रह रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और श्रेष्ठ पुंसवन भी होता है, ठीक है। ये 3 वर्ड यहाँ से हमें मिल गए। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा नीचे, नीचे ही है, चलो नीचे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कल्याणक घृत। क्लियर है बच्चे, कल्याणक घृत आंसर।
ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट होगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। बचता है कंफ्यूजन वाले जो ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, वो 2 ऑप्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कभी लगता है ये है, कभी लगता है वो है, बस उसी को हमें क्लियर करना है छोटे छोटे ट्रिक से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्याणकृत और महापैशाचिक घृत विशेषतः किन ज्वरों में अधिक क्रमशः माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछ रहा है कि मतलब कल्याणकृत और महापैशाचिक घृत उन्माद रोगाधिकार है, ठीक है। याद रखोगे, एक उन्माद में है और एक अपस्मार में है, ठीक है। नहीं, दोनों ही उन्माद में है, ठीक है। कल्याणकृत, महाकल्याणकृत, महापैशाचिक घृत, लसुनाद घृत हमने पढ़ा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था, पुराण घृत के बारे में पढ़ा था, सिद्धार्थक अगध के बारे में। ये सारे जितने योग हैं ये सब उन्माद के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्माद के अलावा थेराप्यूटिक इंडेक्स और क्या क्या है वो हमें याद रखना है, ठीक है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ज्वर के बारे में, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर, कल्याणक घृत का जो फलश्रुति पढ़ोगे, श्लोक नंबर 39 देखोगे, बुक खोल के रखो सारे लोग, है ना। श्लोक नंबर 39 देखोगे, लिखा है वात रक्त प्रतिस्याय और तृतीयक चतुर्थक ज्वर। तो पहला ऑप्शन जो है कल्याणक घृत का, ये कल्याणक घृत का क्या, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर, ठीक है। तो यहाँ से एक ये सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन भी देखोगे, तृतीयक चतुर्थक ज्वर है, ठीक है। बट इसके आगे जो महापैशाचिक घृत के बारे में पूछ रहे हैं कि महापैशाचिक घृत किस ज्वर में देते हैं, तो हमने ऑप्शन पढ़े थे, श्लोक नंबर 47 देखोगे, श्लोक नंबर 47, ठीक है। यहाँ पे आया है कि सिद्धम चतुर्थको उन्माद ग्रह अपस्मार नाशक, ठीक है। मतलब ये चतुर्थक ज्वर भी नाश करता है, उन्माद, अपस्मार और ग्रह रोग चारों को नाश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया चतुर्थक ज्वर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी से याद कर लो, कल्याणक घृत का प्रयोग कौन से ज्वर में है, तृतीयक और चतुर्थक दोनों ही ज्वर में है। और महापैशाचिक घृत का वर्णन थेराप्यूटिक यूज इसका चतुर्थक ज्वर में है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कल्याणक घृत या महापैशाचिक घृत या महाकल्याणक घृत या फिर सिद्धार्थक, अगर जितने भी उन्माद के योग हैं, ठीक है, इनका रोगाधिकार अगर पूछता है तो एक्सक्लूसिवली उन्माद रोग है, ठीक है। ये उन्माद रोगाधिकार है। यहाँ से क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है बच्चे, बोलो। तो रोगाधिकार और थेराप्यूटिक इंडेक्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, चित्रकादि वटी का, ठीक है। बच्चे इसको हमेशा बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछो कि चित्रकादि वटी कहाँ पे दिया जाता है या रोगाधिकार क्या है, ठीक है। तो क्या जवाब मिलता है, दीपन पाचन है, या फिर अजीर्ण में देते हैं, या फिर अम्ल पित्त में देते हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने बताया कि ये दीपन पाचन है, या फिर अजीर्ण में दे रहे हैं, या फिर आम रोग में दे रहे हैं, आम वात में दे रहे हैं, ये सारे थेराप्यूटिक इंडेक्स हो गए इसके, कि हम अदर दूसरे रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर पूछता है कि चित्रकादि वटी का रोगाधिकार क्या है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, चित्रकादि वटी। वो अभी पढ़ाया हमने एक आध दिन पहले, फिर से बोलो बच्चे। ग्रहणी दोष है ना, चित्रकादि वटी रोगाधिकार अगर कोई भी पूछता है तो ग्रहणी दोष बोलोगे, क्योंकि ग्रहणी दोष चैप्टर में ही चित्रकादि वटी का वर्णन आया है। और इसके थेराप्यूटिक यूज बहुत सारे हैं, जैसे हम दीपन पाचन के लिए इसको देते हैं, अगर किसी को आम वात हो गया वहां पे भी हम दीपन पाचन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी अजीर्ण के केस होते हैं वहां पे भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि कल्याणक घृत और महापैशाचिक घृत रोगाधिकार अगर पूछता है क्वेश्चन, घुमा दिया, अगर मान लो क्वेश्चन घुमा दिया, पूछ दिया रोगाधिकार क्या है या किस चैप्टर में आया है, तो उन्माद है, ठीक है। बट यहाँ पे किन ज्वरों में क्रमशः हम प्रयोग करते हैं, तो इसके थेराप्यूटिक यूज जो है वो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर है, और महापैशाचिक को हम चतुर्थक ज्वर में भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है
कल्याणक घृत के निर्माण में कुल कितने कल्क द्रव्य लेने के निर्देश चरक संहिता में बोले गए हैं। ठीक है, तो अभी हम कल्याणक घृत पढ़ रहे थे, इससे दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि कल्याणक घृत में कुल कितने द्रव्य हैं, है ना, या कुल कितने कल्क द्रव्य हैं, ये पूछा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी है। तो श्लोक में ही आया, देखोगे श्लोक नंबर 37 जो कल्याणक घृत के योग बोले गए, वहां पे श्लोक नंबर 37 देखोगे, वहां पे लिखा ही है कि अष्टाविंशति भी कल्के अक्ष समन्वितम। फर्स्ट हाफ क्या कह रहा है, अष्टाविंशति कल्के, मतलब कल्क द्रव्य कितने, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति का मतलब हो गया 28, जो ऑप्शन थर्ड है ना, जो ऑप्शन थर्ड है 28। जब बच्चे आप लोग पढ़ोगे ना चरक सूत्र स्थान, जहाँ पे संन्यास, मद मूर्छा और संन्यास के बारे में वर्णन है, किस चैप्टर में आया बता सकते हो? 24 मद मूर्छा संन्यास के बारे में वर्णन आया है। तो जब संन्यास की चिकित्सा बोली है, वहां पे एक टर्म आया है, याद रखोगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैं बता देती हूँ। नहीं अगर बुक कभी है पास में तो लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, एंड इसको क्लास के बाद जरूर देखोगे। श्लोक में ही लिखा हुआ है कि अष्टाविंशति, ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 24 की देखोगे श्लोक नंबर 55 पे अष्टाविंशति औषधस्य, मतलब पूछ दिया है कि 28 द्रव्यों वाले कौन से योग हैं, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि 28 द्रव्य वाले या 28 कल्क द्रव्य वाले योग कौन से हैं। तो याद रखोगे, अगर कल्याणक घृत है उस ऑप्शन में तो कल्याणक घृत पे ही जाओगे, क्योंकि लिख दिया है, श्लोक में ही लिख दिया है अष्टाविंशति, है ना। तो एक्सक्लूसिवली इसको याद रखोगे कि 28 द्रव्य वाले को योग अगर पूछा जाता है तो हम कल्याणक घृत का नाम जरूर याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर है सबको? अब आगे देखते हैं। श्लोक क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, एक श्लोक दे दिया उठा के, विशाला त्रिफला कौंती देव दालुकम, है ना। ये कल्याणक सर्पी निर्माणार्थ जो उक्त द्रव्यों के निर्दिष्ट त्रिफला को किस प्रमाण में लिया जाना चाहिए। अगेन कल्याणक घृत से ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो योग है, पहली लाइन जो श्लोक की है, ये कल्याणक घृत से ही लिया गया है। ठीक है, विशाला त्रिफला कौंती, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि त्रिफला को कितने प्रमाण में लिया गया है ना। तो अभी हमने जो श्लोक पढ़ा अष्टाविंशति, इसी श्लोक की लास्ट लाइन जो है अक्ष समन्वित, मतलब जितने भी 28 द्रव्य लिए गए हैं उनकी मात्रा कितनी ली गई है, सबकी सिमिलर मात्रा है, सब एक बराबर है, मतलब 1:1 के रेशियो में है या एक कर्ष के प्रमाण में है। इसी को श्लोक में एक अक्ष भी बोला है, कल्के रतैर अक्ष समन्वितम। एक अक्ष का मतलब होता है एक कर्ष, ठीक है, अक्ष और कर्ष सिनोनिम है एक दूसरे के। तो याद रखोगे जितने भी क्या कहते हैं कल्याणक घृत में 28 द्रव्य हैं, ठीक है, इन 28 द्रव्यों को समान प्रमाण में लिया गया, इक्वल क्वांटिटी में लिया गया है, ठीक है, और कितने मात्रा है, एक एक कर्ष, प्रत्येक द्रव्य एक कर्ष में लिए गए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि त्रिफला मिलित रूप में एक अक्ष है। मिलित रूप का मतलब तीनों को मिला दिया और एक अक्ष ले लिया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हरितकी, विवितकी और आम्लकी प्रत्येक द्रव्य एक अक्ष में है, मतलब एक अक्ष हरितकी हो गया, एक अक्ष विवितकी हो गया और एक अक्ष आम्लकी हो गया। यहाँ पे प्रत्येक द्रव्य, क्वेश्चन को पढ़ना सीखोगे, है ना। वहां पे कह रहा है पहला ऑप्शन में मिलित रूप में कंबाइन करके एक अक्ष, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है प्रत्येक द्रव्य, मतलब ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट एक अक्ष प्रमाण में लिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन बी में जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, श्लोक में कह रहा है कि प्रत्येक द्रव्य एक अक्ष प्रमाण में ही लेना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और तीसरा और चौथा तो ऐसे ही गलत है कि यहाँ पे 1:2:4 के अनुपात में है या 4:2:1 के अनुपात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दूसरे जगह मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान 37 नंबर चैप्टर, जो गणों के बारे में आया है ना। सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ा भी होगा आपने, गण के बारे में, जहाँ पे बोला गया है कि त्रिफला
का वर्णन कहाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिफला के बारे में सबसे पहले कहाँ पे बोला गया है, तो सुश्रुत के बारे में बोला है। तो सुश्रुत ने कितने प्रमाण में त्रिफला को लिया है, सारंगधर ने कितने प्रमाण में त्रिफला को लिया है, ठीक है, या भाव प्रकाश ने कितने प्रमाण में त्रिफला को लिया है। तो वहां पे आता है 1:1:1, कहीं पे 1:2:3 है, कहीं पे 1:2:4 है। तो ये क्वेश्चन उधर के हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर योग की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़े। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है कि ब्रध्न चिकित्सार्थ उपयोगी घृत हैं, मतलब ऐसा कौन सा घी है जिसको हम ब्रध्न चिकित्सा में भी देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको स्किप भी किया जा सकता है, बट क्वेश्चन आ गया तो देख लो, है ना। इतना डीपली नहीं पूछेगा कि पूरा फलश्रुति में सिर्फ एक वर्ड उठा के दे दे। अगर पूछा ना होगा उसको फलश्रुति से ही, तो पूरा एक जो हाफ हम श्लोक की फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ पढ़ते हैं वो पूरा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रध्न के बारे में पूछ रहे हैं, मैम तो यहाँ पे हाँ बोलो बच्चे। बोलो क्या बोल रही थी। मैम ब्रग्रा मीन्स व्हाट मैम? ब्रध्न हमने पढ़ा था चरक चिकित्सा स्थान, जब 12 नंबर चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वृद्धि रोग में एक टाइप ब्रध्न बोला है आचार्य चरक ने। सुश्रुत के वृद्धि रोग कितने बताए गए हैं? मैंने बताया था, सब कुछ पढ़ाया था जब चरक 12 नंबर चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पे मैंने चरक के भी बताए थे, सुश्रुत के भी बताए थे। वृद्धि रोग कितने बोले हैं सुश्रुत के? कुछ बच्चों ने आंसर भी किया है ना। ऐश्वर्या 7, ठीक है, बिल्कुल सही है कि वृद्धि रोग सुश्रुत ने 7 बोले हैं, 7 बोले हैं, बट चरक ने कितने बोले हैं? सिर्फ 3 बोले हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पहला उसका टाइप आता है ब्रध्न रोग, दूसरा आता है मूत्र वृद्धि, है ना। तो ये ब्रध्न रोग जो है चरक ने बोला है वृद्धि रोग के लिए। रेफरेंस याद रखोगे या नोट डाउन कर लो, बुक में जरूर देखोगे, चरक चिकित्सा 12 नंबर चैप्टर 94 नंबर श्लोक ब्रध्न रोग के बारे में बोला है। ब्रध्न मूत्र वृद्धि और मेद वृद्धि, चरक ने 3 वृद्धि रोग बोले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो पूछ रहे ब्रध्न चिकित्सा के लिए कौन सा घी उपयोगी है, ठीक है। ये जो आंसर है, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा लसुनाद घृत, हाँ है ना। इसका आंसर क्या दिया था मैम, वहाँ पे साची किया कल्याणक ऐसे दिया हुआ है, पर होगा हाँ, तो ये लक्षणादि। आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा लसुनाद घृत, और इसमें भी द्वितीय लसुनाद घृत, है ना। अगर स्पेसिफिक पूछ दे, मान लो एग्जाम में अगर पूछ ही दे, तो स्पेसिफिकली याद रख लो कि द्वितीय लसुनाद घृत। रेफरेंस देख लो, श्लोक नंबर 56, श्लोक नंबर 56 देख लो, वहां पे जाके लिख लो बुक में, श्लोक नंबर 56 देखोगे, पहला ही वर्ड आया है ब्रध्न पांडवामय, है ना। तो ब्रध्न रोग में द्वितीय लसुनाद घृत है, ऑप्शन इसके गलत थे आंसर, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, उन्माद चिकित्सार्थ पुराण घृत की कौन सी मात्रा निर्दिष्ट है, ठीक है। उन्माद चिकित्सा में सबसे पहले तो ये याद रखो क्वेश्चन, उन्माद चिकित्सा में पुराण घृत का प्रयोग किया गया है। हमने पढ़ा भी था कि पुराण घृत का प्रयोग उन्माद में आया है, ठीक है। और पुराण घृत पुराण घृत कौन से दोषों का नाश करता है?
तो हमने पढ़ा था त्रिदोष नाशक होता है पुराण घृत, ठीक है। और इसमें रस कौन से होते हैं, बताओ बच्चे, तुम ही लोग बताओ, मैं तो नहीं बता रही हूँ। तुम, कटु तिक्त रस होता है और दोष त्रिदोष नाशक होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है पुराण घृत के बारे में कि कितने साल पुराने घृत को पुराण घृत कहा जाता है। 10 years. 10 years ओल्ड अगर कोई घी है तो उसको हम पुराण घृत कहते हैं। और फिर प्रपुराण घृत कितने साल के घी को कहते हैं, More than 10 years. मोर देन 10 years, है ना। 10 साल के बाद अगर कोई घी है तो उसको हम प्रपुराण घृत कहते हैं, ठीक है। तो चरक ने 2 ही बोले हैं, पुराण और प्रपुराण, जबकि सुश्रुत ने 4 बोले हैं। कौन कौन से बोले हैं सुश्रुत ने? पुराण, प्रपुराण, कुंभी घृतम, महाघृत, ठीक है, सही बोला बच्चे ने। 4 प्रकार के घी के बारे में सुश्रुत ने बोले हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने सुश्रुत सूत्र स्थान 46 नंबर चैप्टर में, आई थिंक पढ़ाया गया होगा सुश्रुत बच्चे आप लोगों को, है ना, वहां पे ही बताया गया है। सुश्रुत सूत्र स्थान, रेफरेंस हमेशा याद रखा करो ताकि कॉन्फिडेंटली बोल सको कि कहाँ पे ये बात बोली गई है ना। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 46 या 45 नंबर चैप्टर में घी के बारे में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है, वहां पे जाके देखोगे 4 प्रकार के घी के बारे में बोले गए हैं। एक पुराण घृत, प्रपुराण घृत, कुंभी घृत और महाघृत, ये सुश्रुत ने बोले हैं, जबकि चरक में सिर्फ 2 हैं, पुराण और प्रपुराण, ठीक है। तो सबसे पहले पुराण घृत पूछ दिया, तो ये तो याद है कि उन्माद में आया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी मात्रा देनी चाहिए, मतलब कितनी मात्रा, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा या रोगी के बल के अनुसार। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है चरक सूत्र स्थान का, ठीक है, चरक सूत्र स्थान का ये क्वेश्चन है। और वो भी कौन सा चैप्टर का, 13 नंबर चैप्टर, जो भी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। रेफरेंस लिख लो, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, इसका रेफरेंस लिख लो, याद रखोगे इस तरीके से, जाके देख भी लोगे बुक में, अगर बुक सामने है तो खोल के देख भी सकते हो। चरक सूत्र स्थान 13 नंबर चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे जब स्नेह के बारे में बोला गया है तो स्नेह की मात्रा आई है, एक स्नेह की प्रधान मात्रा है, स्नेह की मध्यम मात्रा है और स्नेह की अधम मात्रा या अवर मात्रा, प्रधान, मध्यम और अवर मात्रा। तो वहां पे ही बोला गया है कि जो प्रधान मात्रा है वो किसको किसको दे सकते हैं, किस किस डिजीज में दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आया है 3-4 डिजीज के नाम, याद कर लो। जो उत्तम मात्रा है उसके सामने लिख भी सकते हो अगर क्वेश्चन है आपके पास तो, या वहीं बुक में नोट डाउन कर लो जहाँ पे पुराण घृत के बारे में उन्माद में बोला गया है, श्लोक नंबर 59 और 60, है ना, उन्माद चिकित्सा में। तो प्रधान मात्रा क्या बोला गया है, एक कोड याद रख लो, सर्प स्क्वायर, हम स्क्वायर पढ़ते हैं ना, तो सर्प स्क्वायर और GUM गम, प्रधान मात्रा के लिए कोड याद रख लो, सर्प स्क्वायर गम। सर्प स्क्वायर से हो गया मतलब 2 सर्प के बारे में आया, एक सर्प हो गया विसर्प और दूसरा सर्प आया सर्पदष्ट, सांप ने काट लिया, ठीक है। तो 2 सर्प यहाँ पे हो गए, पहला सर्प हो गया विसर्प के लिए आया है और दूसरा सर्प हो गया सर्पदंष्ट। इसके बाद हम देखते हैं गम, याद किया हमने GUM, ठीक है। तो जी से क्या हो गया, गार्डवर्च और गुल्म दोनों आ गए, मेनली गुल्म याद रखो, गार्डवर्च तो निकाल लोगे, है ना, गुल्म याद रखो। जी से गुल्म, यू से उन्माद और M से मूत्रकृच। तो उत्तम मात्रा कहाँ पे देते हैं, 5 जगह देते हैं, सर्प स्क्वायर और गम। सर्प स्क्वायर से स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का वही तो कुछ बता रही हूँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार आया है सर्प, ये कोड बनाया गया है, ठीक है, कि सर्प स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब जैसे मान लो मैथ में पढ़ते हो ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, ऐसे ही पढ़े हो ना मैथ्स में। तो वैसे हाँ मैम। यहाँ पे सर्प स्क्वायर बना दिया कि मतलब 2 बार सर्प आया है। तो पहला सर्प विसर्प के लिए हमने बना लिया और दूसरा सर्प बना लिया सर्पदंष्ट के लिए। अब समझ आया निखिल? हाँ मैम।
ठीक है। इसके बाद याद किया हमने गम, GUM, G फॉर गुल्म, U फॉर उन्माद एंड M फॉर मूत्रकृच। इन पांचों में हम स्नेह की उत्तम मात्रा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उन्माद चिकित्सार्थ पुराण घृत की कौन सी मात्रा बोली गई है या निर्दिष्ट है, तो आंसर होगा उत्तम मात्रा। ठीक है, तो ये चरक सूत्र के क्वेश्चन है, वही नोट डाउन कर लो पुराण घृत के सामने ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 आया कि पुराण घृत पर दोषों का विशिष्ट प्रभाव माना गया। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा दोष नाश करता है पुराण घृत। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने ही बता दिया कि ये त्रिदोष नाशक होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन जो बोला गया है वात पित्त सामक, पहला जो ऑप्शन है इसका पुराण घृत पर दोषों का विशिष्ट प्रभाव माना गया है वात पित्त सामक, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि घी हम क्या पढ़ते हैं, घी वात पित्त सामक होता है। अगर सिर्फ हम प्लेन घी की बात करें, है ना, चैप्टर 13 में, चरक सूत्र चैप्टर 13 में ही अगर हम सिर्फ घी की बात करें तो घी क्या करता है, वात पित्त सामक होता है। वो प्लेन घी के बारे में पूछ रहा है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर सिर्फ पूछता है कि घी कौन से दोषों का नाश करता है, सिर्फ घी, तो वात पित्त होगा। पर यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि पुराण घृत कौन से दोषों का नाश करता है ना, तो पुराण घृत त्रिदोष नाशक होता है। तो वात पित्त और त्रिदोष कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिर्फ घी है और एक पुराण घृत है। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण घृत का रस कौन सा होता है। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि कौन सा रस प्रधान होता है। ठीक है, तो ये कटु तिक्त रस प्रधान होता है। श्लोक में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, जो एकदम से उठा के रखे गए हैं। श्लोक की लाइन ही उठा के रख दी गई है। ठीक है, कि पुराण घृत त्रिदोष नाशक होता है, कटु तिक्त रस प्रधान होता है। ठीक है, और ये ग्रह रोग नाशक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कटु और तिक्त रस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, पुराण घृत अपने किस गुण के कारण विशेष रूप से उन्माद में प्रयोक्तव्य है। कौन सा गुण होता है ना, तो श्लोक में ही लिखा हुआ है। आंसर बता सकते हो बच्चे? मैम लाक्षारस नहीं, यहाँ पे रस की बात नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम रस की बात करें, अगर आपने बता ही दिया रस कौन सा रस होता है, तो रस भी याद करते हैं। हमने याद किया था श्लोक नंबर 60 और 61 देखोगे पुराण घृत के बारे में, जहाँ पे बोला गया है। हाँ बच्चे फिर से बोलो। मेद्य विरेचक। हाँ, मेध्य और विरेचन, ये गुण पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से गुण के कारण हम इसको उन्माद में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर एक बच्चे ने रस के बारे में बोला तो मैं रस को क्लियर कर दूं। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुराण घृत में कौन सा गंध होता है। ठीक है, या फिर कौन सा रस होता है प्रपुराण घृत में। ठीक है, है ना, तो यहाँ पे रस के बारे में अगर पूछ रहा है तो देखोगे श्लोक नंबर 61 में क्या कह रहा है, लाक्षा रस निभम। ठीक है, लाक्षा रस निभम शीतम सर्वग्रहापहम, मतलब जो प्रपुराण घृत होता है वो लाक्षा रस के समान होता है। पर यहाँ रस के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ गुण के बारे में पूछ रहा है। तो श्लोक की सेकेंड हाफ क्या कह रहा है, मेध्यम विरेचनेस्व अग्रयम, मतलब जो पुराण घृत होता है वो मेध्य होता है और विरेचन में अग्र होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये दोनों गुणों के कारण हम इसको उन्माद में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन, मेध्य और विरेचक होता है, वामक नहीं है। ठीक है, मेध्य और विरेचक है।
देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया कि पुराण घृत का स्वरूप माना गया है, कैसा स्वरूप होता है। अभी हमने पढ़ा लाक्षार रस के समान होता है, ठीक है। आंसर गलत था, गोमूत्र निभम लिखा था। नहीं, गोमूत्र निभम नहीं होगा, ये पूरा ही गलत है। ये साफ साफ श्लोक में आया है लाक्षार रस निभम, ठीक है। अगर गंध पूछता है तो उग्र गंध, रस पूछता है तो लाक्षार रस के समान होता है। आंसर करेक्ट कर लोगे, लाक्षार रस के समान होता है। मैम प्रापुरण कैसे होता है? प्रपुराण घृत 10 साल, जैसे मान लो आपने अपने घर में घी रख लिया, घी बनाया आपने, शुद्ध गाय का घी, और उसको आपने 10 साल तक प्रिजर्व करके रख दिया कहीं, तो जो 10 साल पुराना घी होता है उसको हम पुराण घृत कहते हैं। और अगर वो घी आपने 20 साल के लिए रख दिया, ठीक है, 20 साल तक उसको टच नहीं किया, बहुत अच्छे से संभाल के रखा आपने प्रिजर्व करके, तो जो 10 साल के बाद वाला घी है, मान लो 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, उसको हम प्रपुराण घृत कहते हैं, ठीक है। या मैम वो देखने में कैसे होता है मैम पुराण से? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? एक्चुअली बच्चे देखो, देखा तो मैंने भी नहीं है प्रैक्टिकली, की अगर हम बात करें देखने में, मैंने भी नहीं देखा, इतनी पुराने घी मैंने भी नहीं देखे हैं, ठीक है। बट जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ है, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ऑथेंटिक जो बातें बोली गई हैं कि ये लाक्षार रस के समान होता है, ठीक है, शीतल होता है, इसको देखने और छूने से ही हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, ग्रह रोगों का नाश होता है, या नस्य देने से नाश होता है, ये सारे गुण बोले गए, पर प्रैक्टिकली मैंने भी नहीं देखा। जो चीज है वो एकदम क्लियर है, मैंने भी नहीं देखा है प्रैक्टिकली। अब अगर आपको देखना हो तो आप अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा घी मम्मी से मांग लो और एक अच्छे से छोटे से कोई कांच की बोतल में रख लो और उसको 10 साल के लिए रख दो, है ना। तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, मैंने कभी नहीं किया, ना मैंने देखा है अभी तक। मैम सुश्रुत का कुंभघृत कितना वर्ष पुराना होगा? 100? सुश्रुत का कुंभ घृत होता है, अगर 100 साल से पुराना घृत हो गया उसको हम कुंभी घृत कहते हैं। और महाघृत? और महाघृत 1100 साल तक के घृत को महाघृत कहते हैं, मैम अगर है हम ना। लोग को महाघृत के प्रिजर्व वो प्रैक्टिकल करना है तब तो हम जिंदा ही नहीं रहे। हाँ, तब तो जिंदा नहीं बचोगे, लिख के जाओगे, घी रख दो, प्रिजर्व कर दो, है ना, घर में, और वहां पे एक लेटर लिख लो कि ये 100 साल तक किसी को टच नहीं करना है, 100 साल तक किसी को छूना नहीं है, 100 साल के बाद इसका प्रयोग करना है, तो फिर शायद इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर 1100 साल तक इसको छूना नहीं है, वहीं पे लेटर लिख के जाओ, ठीक है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो वो उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 12 नंबर क्वेश्चन, आवरण जन्य वातिक उन्माद की प्रथम चिकित्सा क्या है, ठीक है। तो हमने उन्माद की चिकित्सा सूत्र याद की थी, श्लोक नंबर 25 देखोगे, उन्माद की चिकित्सा सूत्र, जो चीजें एकदम साफ साफ कही गई है उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है। श्लोक नंबर 25 क्या कह रहा है कि उन्मादे वातजे पूर्वम स्नेह पानम विशेषवित, ठीक है, कुर्याद आवृत मार्गे तु सस्नेहम मृदु शोधनम, है ना, ये उन्माद की चिकित्सा सूत्र है। तो कह क्या रहा है कि अगर वातज उन्माद है, सिर्फ अगर वात है, तो हमें सबसे पहले स्नेह पान कराना है ना। उन्मादे वातजे पूर्वम स्नेह पानम, अगर वातज उन्माद है तो हमें स्नेह पान कराना है। बट अगर आवृत हो गया, कुर्याद आवृत मार्गे, आवृत हो गया, आवरण जन्य है, तो यहाँ पे हमें सस्नेह मृदु शोधन कराना है। सस्नेह मृदु शोधन कहने का मतलब, सस्नेह मृदु शोधन का क्या मतलब है बता सकते हो? मैंने कई बार बताया इस बीच। एरंड तेल का पान कराएंगे, मतलब ऐसी चीजों से विरेचन कराना है जो स्नेह युक्त हो, जैसे तेल हो गया, एरंड तेल हो गया, कोई घी हो गया, जैसे तिक्तक घृत हो गया, पंच तिक्त घृत हो गया, महातिक्त घृत हो गया, महाकल्याणक घृत हो गया, ये सारे तिक्त रस प्रधान है और प्लस घी भी है, सब स्नेह युक्त विरेचक हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमें अगर आवरण जन्य अगर उन्माद है तो वहां पे हमें स्नेह युक्त मृदु शोधन कराना है। तो ऑप्शन क्या होगा? मृदु शोधन, ऑप्शन दूसरा सही होगा।
अगर पूछता है कि वातज उन्माद की चिकित्सा क्या होगी, तब हम यहाँ पे स्नेहपान करते हैं। ठीक है, पुराण घृत मिलता नहीं है ना बच्चे, लिखा तो है पर मिलेगा कहाँ आपको, प्रैक्टिकली देखो ना, मिलेगा कहाँ आपको। ठीक है, देने को तो हम दे ही सकते हैं पर मिलेगा कहाँ। हाँ, बुक के अकॉर्डिंग अगर थियोरेटिकली जाओगे तो दे सकते हो पुराण घृत, क्योंकि वो विरेचक होता है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवरण जन्य उन्माद में मृदु शोधन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आवरण रहित वातक उन्माद, वही अभी हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ वातज है तो स्नेहपान, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, स्नेहपान कराएंगे। ठीक है, मृदु शोधन तो हमने आवरण जन्य में पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन टीकाओं से लिया गया है। जब चक्रपाणी टीका पढ़ोगे, उन्माद पे जो टीका लिखी गई है, चक्रपाणी ने जो टीका लिखी है चक्रदत्त, उसमें मिल सकता है, चरक में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, बाकी ये न्याय वाय के बारे में है, तो न्याय वाय तो बहुत फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था और इतना भी न्याय के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट करवा दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, अमरस व संरंभ किस उन्माद की विशिष्ट लक्षण है? बता सकते हो आंसर इसका बच्चे? पित्तज उन्माद, क्योंकि जो पित्त उन्माद का पेशेंट होगा ना, वो बहुत गुस्सा वाला होगा, बहुत तेज उसको गुस्सा आएगा, झगड़ा लड़ाई मारपीट इन सब में उसका बहुत मतलब डोमिनेंट होगा इन सब चीजों में। तो अमर्स संरभ, अमर्स का मतलब इनटॉलरेंस, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको बोलोगे कि यहाँ खड़े रहो तो वो नहीं खड़ा होगा, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनटॉलरेंस। संरंभ का मतलब होता है कि आंखों में रेडनेस हो जाना, मतलब गुस्से से लाल हो जाना, है ना, अगर इसका हम मतलब निकाले तो गुस्से से लाल हो जाना। तो अमर्स व संरभ कौन से उन्माद का होगा? सीधी सी आंसर होगा इसका पित्तज उन्माद। ठीक है, क्योंकि जो वातज उन्माद का पेशेंट होगा वो गुस्सा नहीं करेगा, बस बक 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 करेगा, बहुत बोलेगा। ठीक है, पित्तज उन्माद वाला गुस्सा करेगा, झगड़ा लड़ाई मारपीट करेगा, और कफज उन्माद वाला चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर पूरा ही क्लियर है कि पित्तज उन्माद होगा। देन 16 देखोगे, संपूर्णे मंद विचेष्टित संपूर्णे मंद विचेष्टित स उष्मा कफो मर्माणी संप्रबद्ध, ये इस कथन में उष्मा से चक्रपाणी का क्या अभिप्रेत है? मतलब ये भी टीका से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखोगे, श्लोक नंबर 13 पे जाके देखोगे, ये पूरा श्लोक ही उठा के दे दिया है ना। यहाँ पे वर्ड पूछ रहा है कि स उष्मा का क्या मतलब है, तो ये ऑप्शन भी मुझे बहुत ही डाउटफुल लगा, ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला था, क्योंकि अगर हम इसका मतलब देखें श्लोक में तो लिखा हुआ है कि स उष्मा का क्या मतलब है? शरीर की उष्मा, मतलब पित्त। शरीर की उष्मा को हम क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। तो ऑप्शन ए भी इसके अकॉर्डिंग सही है, शरीरगत उष्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी का विमर्श जब पढ़ोगे, श्लोक नंबर 13 का जब विमर्श पढ़ोगे, तो विमर्श में लिखा हुआ है, विमर्श की 1 2 3 4 5 नंबर लाइन देखोगे, 5th लाइन, विमर्श की 5th लाइन देखोगे, लिखा है चक्रपाणी ने उष्मा शब्द से शक्ति का ग्रहण किया है ना। उष्मा शब्द का मतलब शक्ति बोला है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 भी सही हो रहा है और ऑप्शन 4 भी सही हो रहा है, या फिर हम इसको 3 भी मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, इतना हमें कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, साफ साफ याद रखना है उष्मा का मतलब पित्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कफज उन्माद में इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कफ के साथ पित्त भी इन्वॉल्व है, तो साफ साफ है ये पित्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के नहीं पूछेगा एग्जाम में, बहुत कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद 17 देखोगे, नारी विविक्त प्रियता, बहुत हजारों बार मैंने बोल चुका है, नारी विविक्त प्रियता किस उन्माद का विशिष्ट लक्षण है? बताओ, तुम ही लोग बताओ। अपच मैम। कफज उन्माद का मतलब नारी विविक्त प्रियता, उसको क्या होगा? मतलब देखोगे श्लोक नंबर 14 देख लो, यहाँ पे श्लोक में ही आया है कि वाक चेष्टितम मंदम, कम बोलेगा। अभी मैंने बताया कफज उन्माद करोगे चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, 10 बात बोलोगे 1 का आंसर करेगा। ठीक है, मंद, वाक चेष्टितम मंद, कम बोलेगा, अरोचक मतलब उसको खाने का इच्छा नहीं करेगा,
और नारी विविक्त प्रियता, नारी के साथ उसको रहना अच्छा लगेगा, और फिर अति निद्रा, बहुत सोएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर साफ साफ क्लियर है। ऐसे ही हमने वर्ड पढ़े थे अभी, स्त्री अहर्ष, कहाँ कहाँ पे पढ़ा था बच्चे बताओ? हलीमा का। कौन सी गृहिणी में पढ़ा था स्पेसिफिकली? कफज गृहिणी में। और कहाँ पे पढ़ा था? हलीमक। हलीमक में पढ़ा था। गृहिणी और हलीमक में हमने स्त्री स्वहर्ष पढ़ा था, मतलब वहां पे उसको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, 10 बात बोलोगे किसी का आंसर नहीं देगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा उसको। ठीक है, और स्त्री सुअहर्ष, स्त्री के साथ रहना भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कफज उन्माद। श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अमर्त्य वाग्विक्रम वीर्य चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि वीर्य किस उन्माद का विशिष्ट लक्षण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अमर्त्य वाग्विक्रम वीर्य चेष्टो, मतलब जो उसकी बातें होंगी, जो उसका काम करने का तरीका होगा, क्रम वीर्य चेष्टा, ठीक है, वो सब क्या होगा? ज्ञानादि विज्ञान बलादि वीर्य, उसके ज्ञान, वो जो बातें करेगा, वो जो काम करेगा, वो सब कुछ बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन होगा। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसका लक्षण होगा? जाहिर सी बात है, वातस पित्तस कफस में तो हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, वातज वाला बहुत बोलेगा, आपको एकदम बोल बोल के परेशान कर देगा। पित्तज वाला मार पीट देगा। ठीक है, कफज वाला क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भूतज उन्माद एक ऑप्शन है। भूतज उन्माद में क्या होता है? मतलब भूत का, बाहर से कुछ आगंतुक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो उसके श्लोक में जैसा कि कह रहा है कि अमर्त्य वाग्विक्रम विरिचिष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि वीर्य, उसकी बातें, उसके काम करने का तरीका, उसकी जो ज्ञान वाली बातें करेगा, वो सब कुछ बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन होगा। ठीक है, तो किसका लक्षण है ये? भूतज उन्माद का। श्लोक नंबर 17 देखोगे, लिखा हुआ है, श्लोक की लाइन उठा के दे दिया, श्लोक नंबर 17। तो ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, भूतज उन्माद का लक्षण है। यहाँ पे ऑप्शन कब कॉम्प्लिकेट करता? अगर यहाँ पे भूतज उन्माद दे देता, देव उन्माद दे देता, या फिर पिशाच उन्माद दे देता, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो सकते थे। बट यहाँ पे साफ साफ एकदम क्लियर है, भूतज उन्माद का लक्षण है। ठीक है, अब श्लोक क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, भूतज उन्माद का काल। ठीक है, भूतज उन्माद का काल अनियत माना गया है। यहाँ पर अनियत से क्या मतलब है, अभिप्राय क्या है? ठीक है, श्लोक नंबर 17 नहीं देखोगे, लिखा हुआ है सेकेंड लाइन, उन्माद कालो अनियतश्च यस्य भूतोत उन्माद उदाहरित, मतलब जो उन्माद में वेग आते हैं वो अनियत होते हैं, है ना? तो अनियत का मतलब क्या है कि उसका कोई भी भोजन से कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली पेट है, अभी हमने फूड नहीं खाया है तो वेग आ गए, या जब भोजन कर लिया तो वेग चले गए, समन हो गया, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। अनियत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि तिथि के अनुसार नियत नहीं होता है, तिथि का कोई वर्णन नहीं आया श्लोक में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि आहार सेवन के पूर्व या पश्चात उत्पत्ति के संदर्भ में अनियत होता है। तो हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, अनियत होता है, बट इतना घुमा के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, साफ साफ पूछ देगा कि अनियत, उन्माद कालो अनियत, कौन सा उन्माद होगा जिसमें जो वेग आते हैं वो अनियत होते हैं। तो आपको वहां पे 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा भूतज उन्माद। अभी आया था ये क्वेश्चन, आई थिंक MOCH या AMO जो यूपी की हुई थी, उसी में क्वेश्चन आया था कि उन्माद कालो अनियतश्च कौन सा उन्माद है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ याद रखना है आपको, ये भूतज उन्माद में जो वेग आते हैं वो अनियत होते हैं। इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 20, पित्त ग्रहोन्मत्त पुरुष के कौन से निम्न लक्षण है? देखो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, इसको हम पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करना ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अन्न, अनभिलाषा और अरुचि में क्या अंतर है? ये भी वाहियात क्वेश्चन है, इसको भी नहीं पूछा जाएगा, इसको भी स्किप कर दो। मतलब जानने को जान सकते हो कि अन्न, अनभिलाषा का क्या मतलब होता है। ठीक है,
तो अन्न अनभिलाषा का मतलब खाने की इच्छा ना करना। खाना हमारे सामने है और हम मन नहीं कर रहे खाना, ठीक है, कि मुझे खाना भी है। अरुचि का मतलब खाने की इच्छा तो है पर खाते समय हम खा नहीं पा रहे, जब 2-3 बार खाया फिर लग रहा है नहीं, मन नहीं कर रहा है, हटा दिया उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, बट बेकार के क्वेश्चन, इसको स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 क्या कह रहे, काष्ठादिभि आत्मा आत्मा पीडनेन, लकड़ी से अपने आप को मारना। काष्ठादिभि आत्म पीडनेन, खुद को पीड़ा देना, किससे, काष्ठ से। ये किस ग्रह आविष्ट पुरुष के लक्षण है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो। ऑप्शन क्या था बच्चे, ऑप्शन इसका क्या था, ब्रह्म राक्षस होगा इसका आंसर। ब्रह्म राक्षस। हाँ मैम। श्लोक नंबर दिया हुआ है, ब्रह्म राक्षस की जो श्लोक आई है उसमें लिखी है कि काष्ठादिभि आत्म पीड़न, मतलब वो अपने आप को लकड़ी से मार के पीड़ा पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ये जितने भी ग्रहों के बारे में बोला है ना, 7 भूतज उन्माद हो गए, भूतज उन्माद को छोड़ के देवोन्मत हो गए, सापोन्मत हो गए, पितृ ग्रह उन्मत हो गए। इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, हम बेकार में इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और क्वेश्चन भी नहीं आता है और इतना याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है, कभी नहीं याद होता है। एक आध दो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम निकाल के याद कर लेते हैं, बाकी इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे पिशाचोन्मत्त पुरुष का स्वर कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चन ही थोड़े से जो गड़बड़ हैं, ठीक है, बट आया है तो मैं बता देती हूँ। पिशाचोन्मत्त में लिखा हुआ है, देखोगे 8वां नंबर, इसमें क्या लिखा है, भिन्न रुक्ष स्वर, है ना। ऑप्शन 3 पे जाएंगे हम, भिन्न रुक्ष स्वर लिखा ही हुआ है, भिन्न रुक्ष स्वर। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला कोई मैटर ही नहीं है, साफ साफ लिखा है कि भिन्न और रुक्ष स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 भी हम इसको स्किप करेंगे, 26 पे आ रहे हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रहों की आवेश की तिथियां क्या है ना, इसको याद कर लोगे। कौन से ग्रह किस तिथि को आविष्ट होते हैं, ये कभी कभी पूछ देता है, एक आध बार मैंने देखे हैं, पूछे हैं पुराने क्वेश्चंस में, ठीक है, कि कौन से ग्रह किस तिथि को आविष्ट होते हैं। जैसे होता है ना कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। 2 पक्ष होते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है ना। जिसमें एक में हम काउंट करते हैं, चंद्रमा थोड़ा सा छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, और लास्ट में पूरा बड़ा, जिसको हम कहते हैं अमावस्या समथिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और फिर उस दिन पूर्णिमा और अमावस्या समथिंग कुछ होता है। एक पक्ष में एक मास में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। तो वही उसी तिथि की बात कर रहा है कि शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि को, या फिर कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि को, 1 से 14 दिन का जो समय होता है उसी तिथि की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि राक्षस और पिशाच ग्रह की आवेश की तिथियां क्या है ना। तो पेज नंबर 315 पे देखोगे इसके आंसर साफ साफ लिखे हुए हैं, या फिर श्लोक नंबर देख सकते हो, एक बड़ा सा श्लोक है, श्लोक नंबर 21, उन्माद चिकित्सा में श्लोक नंबर 21 की बात कर रहा है। यहाँ पे सारे ग्रहों की आवेश की तिथियां लिखी हुई है, ठीक है। तो 26 नंबर श्लोक के बारे में क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि राक्षस और पिशाच। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राक्षस द्वितीय, तृतीय और अष्टम, और पिशाच भी द्वितीय, तृतीय और अष्टमी तिथि को आविष्ट होता है शरीर में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, द्वितीय, तृतीय एंड अष्टमी तिथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भी यहीं से लिखा हुआ है, दिया है कि देव ग्रह किन तिथियों को आवेशित करता है। तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है देव ग्रह, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष, है ना। अभी हमने पढ़ा कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम और त्रयोदश तिथि को, है ना,
शुक्ल पक्ष के प्रथम और त्रयोदश तिथि को, लिखा भी हुआ है। श्लोक नंबर 21 देख लोगे, लिखा भी हुआ है, पहली ही लाइन लिखी है कि देवग्रह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या त्रयोदशी तिथि को प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है इसके लिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 भी है, यहाँ पे भी सारे ग्रहों के बारे में बोला गया है। ठीक है, ऋषि ग्रह, पितृ ग्रह, गंधर्व ग्रह और यक्ष ग्रह। तो ये जितने भी एक टेबल बना हुआ है, बुक में देखोगे बच्चे, श्लोक नंबर 21 जो है, इतना बड़ा श्लोक है, इसकी एक टेबल बना दी है विमर्श में। टेबल देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। उस टेबल को थोड़ा याद करने की कोशिश करना, एटलीस्ट चरक का, सुश्रुत और बागभट का इतना सारा एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, एटलीस्ट चरक का याद करने की कोशिश करना। वहीं से ये सारे अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आंसर निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर ऋषि ग्रह की बात कर रहा है, तो ऋषि ग्रह देखोगे षष्टमी एंड नवमी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का क्या होगा, ऋषि ग्रह षष्ठी और नवमी को, सी सही होगा। ठीक है, फिर पितृग्रह की बात करता है, तो पितृग्रह लिखा हुआ है दशमी और अमावस्या। ठीक है, तो देखोगे ऑप्शन 2 बी, दशमी और अमावस्या। ठीक है, अब गंधर्व ग्रह की बात कर रहे हैं। गंधर्व ग्रह कहाँ पे, यहीं पे देखोगे गंधर्व, हाँ, द्वादश और चतुर्दश, है ना। तो देखोगे गंधर्व ग्रह कब आवेशित हो रहा है, द्वादश और चतुर्दश। इसके के बाद यक्ष ग्रह दे रहा है, यक्ष ग्रह का देखोगे यहीं सामने लिखा हुआ है सप्तमी एंड एकादशी, सप्तमी एंड एकादशी लास्ट में बचता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर 1, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो जो टेबल लिखी हुई है ना, विमर्श में एक टेबल बना दिया है, तो एटलीस्ट चरक वाली टेबल थोड़ा याद करोगे, कोशिश करोगे याद करने की। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एग्जाम में तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को स्किप करो, इसका मतलब बस पूछ रहा है, इतना कुछ है नहीं, चक्रपाणी और कृपाणी का नहीं पूछेगा। 31 देख लो एक बार, तमो गृह व शून्य गृह पे रहना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इतना बेकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 31 भी हटाओ एंड 32 भी, बस जान लो कहाँ पे है, ये उन्माद में आया है, बट ऐसा नहीं पूछेगा कि उन्माद का निदान भी है, उन्माद का चिकित्सा भी है, दोनों है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि आगंतुक उन्माद की विशिष्ट चिकित्सा क्या है। आगंतुक उन्माद के बारे में हम पढ़े हैं लास्ट में, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन कई सारे दिए हुए हैं, बस्ती दैव व्यपाश्रय, सर्पी पान दैव व्यपाश्रय, मृदु शोधन और दैव व्यपाश्रय। इसका आंसर क्या था बच्चे? मैम ताड़ है ना, और दैव प्रशस्त। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा तो हम करेंगे, देखोगे रेफरेंस भी मैं बता देती हूँ। आगंतुक उन्माद में लिखा हुआ है, सारे आगंतुक उन्माद की चिकित्सा के बारे में बोला है। हाँ, श्लोक नंबर 91, 2, 3 सब कुछ दे दिया। ताड़न कर्म नहीं करेंगे आगंतुक उन्माद में, मुझे ऐसा लग रहा है। पान करेगा, सर्पी पान करेंगे। ताड़न कर्म हम आगंतुक, एक तो वो ऐसे ही क्या है जो आगंतुक उन्माद में उसके क्रम, वीर्य, चेष्टा सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन है, उसको हम और बांध के मारेंगे। ताड़न कर्म का मतलब क्या होता है कि उसको अंधेरे कमरे में रखना, उसको रस्सी से मारना, ठीक है, वो उठा के हमें ही फेंक देगा। ठीक है, तो आगंतुक लिखा भी हुआ है, श्लोक नंबर देखोगे 88, 9, 90 नंबर जो श्लोक है, हेडिंग बना दिया है पूरा, भूतज उन्माद में ताड़न कर्म का वर्जन। ठीक है, मतलब हम भूतज उन्माद, जितनी भी आगंतुक उन्माद है उसमें हम ताड़न कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ उन्माद में करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो सकता है सर्पी पान और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, क्योंकि घी तो हम खिलाएंगे ही। ठीक है, पर ताड़न कर्म हम भूतज उन्माद में या आगंतुक उन्माद में नहीं करेंगे।
ताड़न कर्म हम सिर्फ उन्माद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन दिया हुआ है ताड़न वाला तो उसको करेक्ट कर लोगे। श्लोक नंबर 34 देखो, हिंगवादी घृत का प्रधान घटक क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखो, हिंगवादी घृत रोगाधिकार क्या है, उन्माद। यहाँ पे तो ठीक है, चैप्टर 9 के क्वेश्चन है तो निकाल लिए ये उन्माद रोगाधिकार है। बट जहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको 10-20 क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको 100 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि हिंगवादी घृत का प्रधान घटक क्या है, तो पहले तो ये सोचो कि हिंगवादी घृत बोला कहाँ गया है। ठीक है, तो याद रखोगे हिंगवादी घृत कहाँ पे है, उन्माद में है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि प्रधान घटक क्या है। बच्चे ये क्वेश्चन आपको मिला था, आंसर ढूंढा था आप लोगों ने। मैम गाय का मूत्र है इसमें No, 4 no. हाँ, श्लोक नंबर 34 देख लो, श्लोक नंबर 34 उन्माद चिकित्सा का श्लोक नंबर 34 देखोगे, देखो लिखा हुआ है श्लोक में चतुर्गुणे गवामूत्रे। सेकेंड हाफ में लिखा है चतुर्गुणे गवामूत्रे, मतलब यहाँ पे 4 गुना। आगे के जितने भी द्रव्य, हिंगू, सवर्चल, ब्योस, ये सब एक एक भाग है, या 2-2 पल लिखे हुए हैं, है ना, 2-2 पल लिखे हुए हैं, बट 4 गुना गवामूत्र है। तो ये प्रधान घटक इसका गोमूत्र है, 4 भाग है ना, तो इसका गोमूत्र आंसर सही होगा। मैम जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है वो प्रधान होता है। उसी को प्रधान द्रव्य भी माना जाता है। मैक्सिमम तो यही देखा गया है कि जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, उस मान लो कोई पर्टिकुलर एक योग है, उसमें जो द्रव्य सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाया है उसी को हम प्रधान घटक मान लेते हैं, है ना। कॉमन कॉन्सेप्ट तो यही है। अब श्लोक नंबर 35 देखोगे कि देह दुखेभ्यो ही परम प्राण भयम स्मृतम, मतलब भी दे दिया नीचे कि देह के दुखों से ज्यादा भयदायक प्राणों का भय होता है। सिंपल सा आंसर है, निकाल लोगे चरक चिकित्सा 9 का है कि यहाँ पे देह के दुखों से ज्यादा भयदायक प्राणों का भय होता है। ये संदर्भ कहाँ से, तो यहाँ पे तो क्लियर है खैर कि उन्माद से लिया गया है। रेफरेंस मिला है बच्चों आप लोगों को, इसका रेफरेंस हाँ बच्चे, इसका रेफरेंस मिला आप लोगों को। हाँ मिला है मैम। कौन सा है श्लोक नंबर बताओ। मैम 84। 84 देख लेती हूँ मैं। श्लोक नंबर 84, हाँ श्लोक नंबर 84 देख लो, है ना, लिख लो वहीं पे, क्वेश्चन अगर है तो वहीं पे लिख लो श्लोक नंबर 84। यहाँ पे कह रहा है कि ताड़न कर्म हम क्यों करते हैं, है ना, उन्माद में ताड़न कर्म। अभी मैंने बताया कि उन्माद में ताड़न कर्म करेंगे पर भूतज उन्माद में नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस भी लिख लेना है यहाँ पे, चरक चिकित्सा 9/84 लिख लो। इसके बाद कह रहा है कि उन्माद में निर्दिष्ट परस्पर प्रतिद्वंद चिकित्सा। सबसे पहला यहाँ पे याद रखना है, मैंने आपको तब भी बताया था कि परस्पर प्रतिद्वंद चिकित्सा कहाँ पे आया है, ये याद रखना है, उन्माद में आया है। मतलब हमें उल्टा चिकित्सा करना है। प्रतिद्वंद का मतलब क्या है कि हमारे ऑपोजिट जो है ना, हमारा प्रतिद्वंदी हमारा क्लासमेट होता है, ठीक है, जो टॉप करता है वो होता है। तो यहाँ पे प्रतिद्वंद मतलब ऑपोजिट चिकित्सा कहाँ पे करते हैं, सबसे पहला चीज तो ये याद रखना है कि उन्माद में किया जा रहा है। ठीक है, और कैसे, श्लोक ही है कि काम शोक भय क्रोध। ठीक है, इसका मतलब भी नीचे लिखा हुआ है कि काम है तो उसको हम किससे जीतेंगे, विमर्श में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 86 देखोगे, विमर्श में लिखा हुआ है कि काम को क्रोध से जीतेंगे, क्रोध को भय काम से जीतेंगे, शोक को हर्ष से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि काम को किससे जीतेंगे, है ना, तो काम को क्रोध से, शोक को हर्ष से। मान लो अगर कोई बहुत दुखी है तो हम उसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, अरे यार कोई बात नहीं ये वो, हमें उसको ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो उसको अच्छा लगे, है ना। तो शोक को हर्ष से जीतते हैं और ईर्ष्या को लोभ से। मतलब अगर कोई किसी से जल रहा होता है तो हम उसको लालच देते हैं,
चलो भाई कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हें पार्टी दे देते हैं, चलो आज हम तुम्हें खाना खिला देते हैं, ठीक है। तो लोभ दिया जाता है जिससे उसका हिस्सा कम हो जाता है ना। मैम तो मैम हम्म, काम को मैम बोलो। मैम काम को क्रोध से कैसे जीते हैं? काम को क्रोध से, इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है तो उसको याद कर लो, आयुर्वेद में इतना दिमाग नहीं लगाया जाता है ना। बोलो बच्चे, एक कोई पूछ रही थी मैम क्वेश्चन। मैम did they told like in Bhuta and Mother we shouldn't do tadana? यस, मैम रेफरेंस रेफरेंस बच्चे अभी मैंने बताया, रेफरेंस इज श्लोक नंबर 88 to 90, 91, 92। इट इज क्लियरली मेंशन्ड, भूतोन्माद में ताड़न कर्म का वर्जन। भूतेज उन्माद में ताड़न कर्म हम नहीं करते हैं, एंड भूतेज उन्माद में ताड़न कर्म करना है श्लोक नंबर 81। इट इज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन्ड, भूतेज उन्माद में ताड़न कर्म का वर्जन एंड उन्माद में ताड़न कर्म। ओके मैम। ठीक है, इसका लॉजिक ये दिया जाता है बच्चे, भूतज उन्माद में क्यों नहीं किया जाता है ताड़न कर्म, उसको बांध के मारना, अंधेरे कमरे में रखना, ठीक है, उसको खाना ना देना, कभी कभी कांटे वाटे उसके शरीर में चुभाना होता है, तो ये सब हम क्यों नहीं करते। लॉजिक ये दिया जाता है इसकी, जब पढ़ोगे टीकाएं, उसमें लिखा हुआ है कि भूतज उन्माद में जो उस पर्टिकुलर पेशेंट का या उस व्यक्ति का जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसके पास बल बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो उसका गलत, उसका प्रभाव, मान लो तुम उसको मारने गए, वो उस उल्टा तुम्हें ही हानि पहुंचा दे, तुम्हें ही नुकसान कर दे, है ना। और उन्माद में हम करते हैं कि उन्माद में जो पेशेंट होता है उसका बल क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है, तो वहां पे हम ताड़न कर्म कर सकते हैं, पर भूतज उन्माद में हम नहीं करते हैं, ठीक है। लॉजिक यही दिया जाते हैं, टीकाओं में यही बोली गई है ओके ना। मैम। तो हम आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से बेमेल कूट क्या है ना। चिकित्सा की दृष्टि से बेमेल कूट क्या है, मत कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, समझ पा रहे हो बच्चे। नो मैम। ये अभी जो मैंने रेफरेंस बताया श्लोक नंबर 88, 89, 90, इसी का विमर्श देखोगे, बुक में देखोगे विमर्श की चौथी लाइन, पूरा विमर्श पढ़ोगे क्या लिखा है ना। पूरा विमर्श जब पढ़ लोगे तो चौथी लाइन में देखोगे कि वाग्भट ने केवल पिशाच ग्रह, वाग्भट ने केवल पिशाच ग्रह में प्रतिकूल कर्म करने का निषेध किया है, ठीक है, सिर्फ पिशाच ग्रह। बाकी सब में क्या कह रहा है कि जो देव ग्रह, ऋषि ग्रह, पितृ ग्रह, गांधर्व ग्रह, इन चारों ग्रहों से उत्पन्न उन्माद में तीक्ष्ण नस्य, अंजन, धूप, सब कुछ तीक्ष्ण कर्म करेंगे। उन्माद में क्या पढ़ा हमने, तीक्ष्ण शोधन करते हैं, है ना, तीक्ष्ण नस्य देंगे, तीक्ष्ण धूपन देंगे। पर जो पिशाच ग्रह है वहां पे हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, प्रतिकूल कर्म करने से मना किया है, ठीक है। तो इसका आंसर पिशाच ग्रह ही होता है, पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखोगे श्लोक नंबर 38, ये हमने पहले ही लगाया आई थिंक, नहीं ये नहीं लगाया, फिर से फलश्रुति की बात कर रहे हैं। ब्रह्मण्यम विशेषण सन्निपात हरम परम, ब्रह्मण्यम विशेषण सन्निपात हरम परम, ये किस योग की फलश्रुति है, बता सकते हो आंसर इसका। बच्चे इसका आंसर बता सकते हो। मैम महाकल्याण। महाकल्याणकृत, पूरा एकदम साफ साफ ही लिखा हुआ है, महाकल्याणकृत की जो फलश्रुति है, लास्ट लाइन देखोगे श्लोक नंबर 44 लिखा हुआ है, ब्रह्मण्यम विशेषण सन्निपात हरम परम, ये महाकल्याणकृत के लिए आया है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखोगे,
कि कफज उन्माद की उत्पत्ति में कारणभूत दोष कौन सा होता है? कफज उन्माद। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, स उष्मा वर्ड आया था, है ना, स उष्मा। श्लोक नंबर 13 देखोगे, आया है कि स उष्मा कफ, मतलब उष्मा युक्त कफ की बात कर रहा है यहाँ पे। मैंने अभी बताया उष्मा युक्त कफ कफज उन्माद में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उष्मा युक्त कफ की बात कर रहा है। शुष्क कफ नहीं है, मतलब कफ ड्राई नहीं है, यहाँ पे उष्मा युक्त कफ है, पित्त के साथ कफ है। कफज उन्माद में पित्त के साथ कफ होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखोगे, उन्माद चिकित्सार्थ कौन सा धूमपान निर्दिष्ट किया गया है? कौन सा धूमपान कराएंगे? पहले तो ये बताओ कि धूमपान कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा होगा सबने। स्नेहिका, विरेचिका, हाँ, धूमपान। कितने टाइप हैं? 3 है, 5, 3 है, 5 है, 10 है, कितने हैं? हम चरक के हिसाब से, सुश्रुत के हिसाब से 5। यस एग्जैक्टली, चरक ने 3 प्रकार के धूमपान बोले हैं। जब पढ़ोगे चरक सूत्र स्थान 5th नंबर चैप्टर, उसी में आया है कि चरक ने, बोलो, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरिचनिक, एग्जैक्टली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धूमपान मेंशन्ड इन चरक सूत्र स्थान 5th नंबर चैप्टर, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड वैरिचनिक। ठीक है, तो वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। प्रायोगिक का प्रयोग हम नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेली रूटीन में भी हम कर सकते हैं प्रायोगिक धूमपान। स्नेहिक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे ड्राइनेस है, जहाँ पे रुक्ष है, जहाँ पे वायु की प्रधानता है, वहां पे हमें स्नेहिक धूमपान कराना है। ठीक है, और वैरेचनिक जहाँ पे हमें कफ की प्रधानता मिल रही है, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग जहाँ पे कफ भरा हुआ है ना। जैसे हम क्या पढ़ते हैं प्राणवाह स्रोतों में, क्या होता है, श्वास का हिक्का, आगे हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा में, वहां पे क्या है कि हमारे प्राणवाह स्रोतों में कफ भरा हुआ होता है। तो कफ को निकालेंगे कैसे? बाहर निकालना है, तो ऐसा कोई द्रव्य देंगे जो उसको काट के बाहर निकाले, वैरेचन कराए, है ना, वैरेचनिक धूमपान। स्नेहिक का मतलब जहाँ पे वायु की प्रधानता है, हमें स्नेहन कराना है उस धूमपान के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उन्माद में कौन सा धूमपान हम देंगे? लिखा हुआ एकदम साफ साफ, वैरेचिका। वैरेचनिक धूमपान कराएंगे, एकदम साफ साफ, श्लोक की हेडिंग ही है। श्लोक नंबर 73 देखोगे, श्लोक नंबर 73 देखोगे, लिखा हुआ है धूमपान, वैरेचनिक धूमपान, है ना, उन्माद में वैरेचनिक धूमपान करते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उन्माद चिकित्सा में वैरेचनिक धूमपान। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उन्माद में निर्दिष्ट सिद्धार्थक अगध का नामकरण किसके आधार पे पड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धार्थक अगध, है ना। तो सिद्धार्थक अगध में सिद्धार्थक क्या है बताओ पहले ये? ड्रग है मैम। फिर से बोलो बच्चे। ड्रग मैम, सिद्धार्थ का ड्रग। ड्रग, है ना। सरसों, हिंदी में बोला जाता है कि एक 2 तरह की सरसों हम अपने घरों में भी देखते हैं, मसालों में होंगे आपके घर में, एक येलो कलर की सरसों होती है और एक ब्लैक कलर की सरसों होती है ना। तो यहाँ पे जो येलो कलर वाली सरसों होती है उसको हम सिद्धार्थक कहते हैं। तो इसका नाम सिद्धार्थक अगध में हमने पढ़ा था कि पहला ही वर्ड है सिद्धार्थक, सरसों लिया गया है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे, पहला कह रहा है कि सिद्धार्थ भगवान बुद्ध, गलत है। सिद्धार्थक पीली सरसों इसका घटक है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कह रहा है कि यह चिकित्सा की सिद्धि करने वाला नहीं। सिद्धार्थक अगध जो उन्माद में है इसमें सिद्धार्थक आया है, पर सिद्धार्थक स्नान कहाँ पे आया बच्चे? कुष्ठा मैम। कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान है, तो क्या वहां पे सिद्धार्थक है? नहीं, वहां पे सिद्धार्थक नहीं है। ठीक है, तो हमें सिद्धार्थक अगध और सिद्धार्थक स्नान को याद रखना है, डिफरेंशिएट मालूम करने के लिए कि सिद्धार्थक स्नान जो है कुष्ठ में आया है। कुष्ठ में देख लोगे, तुरंत खोल के देख लिया करो, है ना।
सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में आया है, और वहां पे सिद्धार्थक नहीं है, मतलब सरसों नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, सिद्धि करने वाला है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया सिद्धार्थक स्नान। पर जो उन्माद में सिद्धार्थक घृत है या सिद्धार्थक अगध है, उसमें सिद्धार्थक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। याद रखोगे, जो दो एक जैसे योग होते हैं ना, उनको हमेशा डिफरेंशिएट करने के लिए हमें याद रखना पड़ता होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगी, सिद्धार्थक तैल कहाँ पे आया है? अपरापातल। अपरापातन बस में। किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है? बस्ती में बस्ती। बस्ती दिया जाता है ना। सिद्धार्थक तैल की बस्ती अपरापातन में देते हैं। सिद्धार्थक तैल हो गया, सिद्धार्थक घृत उन्माद में है, सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में है। ठीक है, याद रखोगे। अब श्लोक नंबर 42 देखोगे। इस क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिरा वेद कहाँ करते हैं, उन्माद में सिरा वेद कहाँ पे करते हैं, है ना। बता सकते हो बच्चे आंसर इसका, उन्माद में सिरा? Between the hair and the temple region of head, ma'am. हाँ, बच्चे कोशिश करो ना कि श्लोक के वर्ड याद रखने की, मतलब याद रहे आपको, है ना। मतलब जानने के लिए ठीक होता है, पर ऑप्शन क्या देते हैं, श्लोक के वर्ड्स उठा के दे देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है शंख के शांत सिरा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, शंख के शांत। जो पहला ऑप्शन है वाम बाहुगत सिरा, ये कहाँ पे करते हैं? वाम बाहु में सिरा वेद पढ़ा है हमने, मैंने पढ़ाया है कि वाम बाहु में करते हैं। बताओ। उदरा उदरा उदर रोग में। स्पेशली कौन से उदर रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जलोदर। नहीं, जलोदर नहीं है, ऑप्शन गलत है, जलोदर नहीं होगा। छिद्रोदर। छिद्र रोग भी नहीं होगा बच्चे। बद्धोदर। प्लीहोदर प्लीहोदर। प्लीहोदर, निखिल ने देख लिया बुक से। नहीं मैम, प्लीहा लेफ्ट साइड में होता है ना, और लीवर राइट साइड में होता है, तो यही था उसमें राइट देखो, वाला। छिद्रोदर जलोदर में तो हम पेट में चीरा लगाते हैं। छिद्रोदर में क्या होता है, आंतों में छिद्र हो जाती है, तो हम पेट में नाभि के नीचे 4 अंगुल बाईं तरफ चीरा लगाते हैं। और जो रीजन होता है, मान लो बद्ध गुदोदर है तो उसको निकाल दिया, छिद्रोदर है तो उसको चींटी से कटवाने के लिए बोला है, और अगर जलोदर है तो नाड़ी यंत्र डाल के जल को बाहर निकालने के लिए बोला है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सिरा वेद कहाँ पे करेंगे। तो जब हमने प्लीहोदर की चिकित्सा पढ़ी थी, तो प्लीहोदर में आया था कि वाम बाहु में सिरा वेद करते हैं, कुरपर संधि के मध्य के पास सिरा वेद करते हैं। और जब अगर यही पूछा कि यकृत उदर में कहाँ पे करते हैं, तो दक्षिण बाहु में करते हैं। जो पहला ऑप्शन है वाम बाहुगत सिरा, वो प्लीहोदर के लिए आया है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन 4 देखोगे, जानुगत सिरा का वेदन, तो ये वात व्याधि में पढ़ोगे। जानु सिरा का वेदन हम कहाँ पे करते हैं, बता सकते हो? किसी को मालूम है? पढ़ा तो नहीं है, खैर हमने, वात व्याधि अभी आया नहीं है। चलो इतना मत जाओ, पढ़ा दूंगी जब वात व्याधि। हाँ, जानु संधिशूला। संधिगत वात। नहीं बच्चे, संधिवात में नहीं करते हैं। हाँ, वात रक्त। वात रक्त में भी नहीं करते हैं जानु संधि, मुझे लग रहा है। आम वात में नहीं करते बच्चे, आम वात में तो सिरा वेद करते ही नहीं है। ये है गृध्रसी के लिए, मैम गृध्रसी। गृध्रसी के लिए है ये। जब गृध्रसी की चिकित्सा पढ़ोगे, चिकित्सा सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जानू के मध्य सिरा वेदन करते हैं, है ना। तो ये अभी उन्माद के लिए क्या है, शंख के साथ संधो, याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब श्लोक क्वेश्चन नंबर 44 देखोगे। 44 छोड़ दो, ये वाहियात क्वेश्चन है। 45 देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बीएचयू में पूछा था पीएचडी के एग्जाम में, कि उन्माद में किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो देखोगे श्लोक नंबर, मैं रेफरेंस बता देती हूँ, अंडरलाइन कर लो, मैंने कराया भी होगा। श्लोक नंबर 92 देखोगे,
हेडिंग ही आई है, उन्माद में रुद्र की पूजा करते हैं। ठीक है, विष्णु की पूजा कहाँ करने को बोली गई है? समझ हो रहा है। विषम ज्वर में। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बोला है। हनुमत पूजा किसने बोली है? हारिता। हारित ने। किसमें? ज्वर के लिए। हारित ने ज्वर में बोला है कि हनुमत पूजा करते हैं। ठीक है, और रुद्र की पूजा उन्माद में बोली गई है। तो याद रखोगे, विष्णु की पूजा ज्वर में, हनुमत पूजा भी ज्वर में है, रुद्र की पूजा उन्माद में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसके लिए। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधर्व ग्रह से पीड़ित रोगी हेतु चिकित्सा का उचित अनुक्रम नहीं है। मतलब कौन सा चिकित्सा नहीं करते हैं? अभी मैंने बताया, अब आंसर तुम ही लोग बताओ। सर्पीपान, दैव व्यपाश्रय, मृदु शोधन या ताड़न कर्म, कौन सा कर्म नहीं करेंगे? ताड़न कर्म। ताड़न कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा उन्माद है? गंधर्व ग्रह। ठीक है, मतलब ये आगंतुक उन्माद है, तो यहाँ पे हमें ताड़न कर्म नहीं करना है। ठीक है, 47 देखोगे, प्रसादश्चेन्द्रिया अर्थानाम बुद्धि आत्म मनसा तथा धातुना प्रकृति तत्व डॉट 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 दे दिया, किसका लक्षण है ये? ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 97 लास्ट श्लोक है उन्माद की। विगत उन्माद लक्षण, मतलब उन्माद का जो पुरुष है, अगर हमने सारी चिकित्सा कर दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, और जब उसके दोष चले जाते हैं, वेग आने कम हो जाते हैं, मतलब प्रसादस्य इंद्रियार्थानाम, इंद्रिय प्रसाद हो जाती है, सभी इंद्रियां अपना प्रॉपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, बुद्धि, आत्मा और मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। ये किसका लक्षण है? विगत उन्माद का लक्षण है। ठीक है, विगत उन्माद का लक्षण है। अच्छा, ज्वर मुक्त लक्षण क्या है बच्चे बताओ? ज्वर मुक्त लक्षण ऑप्शन में आया, ज्वर मुक्त। स्वेदो लघुत्वम शिरसा पंडित पापो उपस्यच। बहुत अच्छे बच्चे, लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा था ज्वर विगत ज्वर का लक्षण क्या है? स्वेदो लघुत्वम सिरसा कंडु पाको मुखस्य च, है ना, ये ज्वर का है, पर यहाँ पे उन्माद के लिए बोल रहा है, ये उन्माद मुक्त पुरुष का लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे यहाँ तक? बोलो, सब कुछ क्लियर है क्वेश्चन में? जो थोड़े से बेकार क्वेश्चन है उनको मैं डिलीट करवा दी हूँ। ठीक है, नए क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, डिलीटेड क्वेश्चन जो है उसको भी तुम लोग भी फिल्टर कर लोगे, है ना? बाकी सब क्लियर है ना बच्चे? मैम वो सुश्रुत ने फलकृत किसमें बोला है, वह बता दीजिए। सुश्रुत ने फलकृत उन्माद के लिए बोला है, और काश्यप ने बंध्या को दिया है। ठीक है। ठीक है, चलो तो इसको एक बार देख लेना, अच्छे से याद कर लो उन्माद को, ताकि फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है छूटे ना आपसे। ठीक है, फिर एक दिन हम, आज तो कोशिश थी कि दोनों ही कर लें, पर हो गया इसी में 1.5 घंटे। नेक्स्ट डे हम किसी दिन समय निकाल के चैप्टर 10 के भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैम आज चलो क्लास होगा क्या? अच्छा रहता। तुम लोग बताओ, मैं तो लेना चाहती हूँ। ठीक है मैम। यस मैम, लो। नो, आज नहीं पढ़ोगे, संडे है तो। शाम को एक क्लास ले लें, यस मैम। शाम को 4 या 5 बजे से। 5 बजे से। मैम 4 बजे। चलो, हाँ, हेलो 4 या हेलो 5 के बीच में, 4:30। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, ये बताओ, एक पंचकर्मा की क्लास हम लोग करना चाह रहे थे स्टार्ट, तो क्या केवल संडे संडे हम लोग स्टार्ट कर दें? यस हाँ बच्चों, ये एक्चुअली जो है पंचकर्मा की एक क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और आप लोग अभी 3 क्लास कर रहे हो, तो एक आइडिया ये था कि हम लोग संडे संडे और जितनी भी छुट्टियां हैं उनमें 1 या 2 घंटे की क्लास ले लिया करें। तो करीब 15 से 20 घंटे की क्लास है, मतलब 1 डेढ़ महीने में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 संडे होंगे, कुछ छुट्टियां हो जाएंगी। तो ये कंफर्टेबल रहेगा सारे बच्चों के लिए क्या? रहेगा।
मतलब बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस में एक्चुअली नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूएशन में तो आप ऐसा तो नहीं कि 6 दिन का गैप होगा फिर होगी क्लास, या 3 दिन का गैप होगा, तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे? यस सर। आप लोग चाहते हो, कितने लोग, जितने लोग चाहते हैं वो लोग यस लिखें। जितने लोग चाहते हैं कि संडे संडे की पंचकर्मा स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, 4 लोग हैं, मुखलिशा, चंदना, राहुल, निखिल एंड गीतांजलि। ओके ओके राइट। ठीक है, तो हम लोग फिर प्लान करके आप लोगों को अपडेट करते हैं इवनिंग में। हाँ, ये भी है कि हम लोग सैटरडे संडे भी कर सकते हैं 2 दिन, लेकिन उसमें क्या होगा, सैटरडे की इवनिंग में कर सकते हैं, पर क्योंकि मैडम के पास भी टाइम नहीं है, डॉक्टर आकाश के पास भी टाइम नहीं है, तो दूसरा आइडिया ये था कि हम लोग छुट्टियों छुट्टियों में कर लें, ये 11 बजे से 1 बजे तक या 10 बजे से 12 बजे तक, है ना। ये टाइम तो छुट्टी वाले दिन तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी सब लोग घूमने निकलते हैं तो आफ्टर लंच ही निकलते हैं। तो ठीक है, इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जैसा होगा फिर हम आप लोगों को अपडेट करते हैं। ठीक है, सैटरडे को शुशुताप करवा दें, एक ऑप्शन है। नहीं, शुशुताप करा दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें मैम विल टेक पंचकर्मा। बिल्कुल, मैडम से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम ले लें, क्योंकि डॉक्टर आकाश ऑलरेडी 2-3 क्लास ले रहे हैं, राइट। तो ठीक है, जैसा होता है फिर मैं आप लोगों से एक बार पूछ लूंगा, व्हाट्सएप पे भी पूछ लूंगा, ठीक है, और इसको फिर हम लोग प्लान कर लेते हैं, राइट। तो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इस बार क्या हुआ था कि हम लोगों ने टाइप पहले करा दिए थे, और मैम के पास टाइम नहीं था, तो वो उन्होंने बाद में देखा, तो कुछ क्वेश्चंस जो आउटडेटेड हैं या जो गलत थे या जिनमें कंफ्यूजन है वो भी टाइप हो गए। ठीक है, लेकिन अगली बार से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा चैप्टर 11, 12, 13, वो हम लोग पहले मैम से अप्रूव करा लेंगे, और अप्रूव कराने के बाद तभी हम लोग आपको देंगे, जिससे कि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि आप गलत क्वेश्चन लगाओ फिर डिलीट किए जाएं और फिर, है ना, उसमें हो, तो आगे से जो है हम कोशिश ये करेंगे कि पहले मैडम से अप्रूव करा लें, सारे आंसर चेक करवा लें, और उसके बाद आपको दें, और या डिस्कशन के बाद ही आपको सीधे दिया जाए, है ना। तो एक्यूरेसी मेंटेन होना जरूरी है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में और बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन जो है आपको अंदाजा नहीं लगा पाओगे, गेस नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वो आपको वो टीचर बता सकता है, और वही टीचर बता सकता है जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका है, राइट। जिन्होंने सिलेक्शन ही नहीं लिया है, और अगर वो करते हैं तो इसका मतलब वो खुद भी नहीं ले पाए सिलेक्शन, तो अब वो क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप उन टीचर्स को ही प्रेफर करो जो टीचर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, है ना। मैडम ऑलरेडी एग्जाम दे के क्वालिफाई करके काय चिकित्सक में एमडी डिग्री करके फिर इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे हैं। डॉक्टर आकाश ऑलरेडी जो है सुश्रुत क्या बोलते हैं सर्जरी में ऑल इंडिया टॉप करा था, फिर अय्या से उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और जिनको आइडिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपके टीचर आपसे कह रहे हैं, और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा भी लैक ऑफ टाइम है, और क्योंकि पहली बार हम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट बीच बीच में हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। 3-4 महीने में AIPGET 2023 के बाद जो आप 24 की स्टार्टिंग करोगे, तब सब चीजें आपको एकदम सिस्टमेटिक मिल जाएंगी। और एक मेरा ये भी आइडिया था कि जो टेस्ट हैं इनके मैं प्रिंटेड नोट्स आपको भिजवा दूं। ठीक है, तो आपके हम एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करा देंगे, या हम देखेंगे डाउनलोड अगर हो सकते हैं, या उनके PDF सर्कुलेट करा देंगे,
लेकिन मिस यूज ना हो, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इतना सर्कुलेट हो, राइट। तो मैं कोशिश ये करूंगा अभी डिस्कस करके अपनी जो मैनेजमेंट टीम है कि प्रिंटेड नोट्स यहाँ से मैं आपको स्पाइरल करा के आपको आपके एड्रेस पे भिजवा दूँ, और जिससे जब टेस्ट डिस्कशन हो आपके और आप उसको करें तो उसी प्रिंटेड नोट्स पे आप पॉइंट्स लिख लें, उस पे आंसर टिक कर लें और उसी पे जो है आप अपने पॉइंट्स लिख लें, जिससे क्या हो कि आप उसको बार बार पढ़ सकें और एग्जामिनेशन के समय भी पढ़ सकें। ठीक है, तो ये आइडिया आप लोगों को ठीक लग रहा है? कितने लोगों को ये आइडिया ठीक लग रहा है, यस या नो? यस मुखलिशा, आप माइक ऑन करके भी अपने आइडियाज बता सकते हो, है ना। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। और हम लोगों का हम लोग पहली बार कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी सफलता से ही हमारी सफलता भी जुड़ी हुई है। तो हम किसी भी तरीके से, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा मैं एमबीबीएस एमडी किया हुआ है और मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हुए हैं, है ना। पहले एमबीबीएस का करा, फिर एमडी का करा, उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हुए हैं, है ना। इवन पॉलिटेक्निक का भी मैंने 10th क्लास में किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं और उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। तो और ये जो मैडम है डॉक्टर शिवानी मैम और आकाश, है ना, ये लोग भी काफी एक्सपीरियंस है। तो हम टीचर्स जो हैं सारे ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइड किया जाए, प्रॉपर आपको एक तैयारी करवाई जाए और जिससे आप सेलेक्ट हो सके। ठीक है, सिर्फ अच्छा पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा गाइड करना। नीट में मैं जैसे देखता हूँ, नीट में मालूम क्या होता है, नीट के बच्चों से अगर आप बात करो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो अब आकाश में है या कोटा में ऐसी कई कोचिंग क्लासेस हैं, है ना, और वहाँ के टीचर कहते हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा मेरे नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना, सारे के सारे 45 क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन ये गलत तरीका है। 45 ना मिले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 में 40 मिल जाए, लेकिन वो 40 आप सॉल्व कर लो, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन हैं जो 45 में 45, उसको कवर करने के लिए वो ऐसा दुनिया में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ते हैं जो बच्चों को ना पढ़ाए। और उस चक्कर में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और जो बेसिक है, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, जिससे क्वेश्चन 145 में 42 क्वेश्चन वही आएंगे, एनसीईआरटी की किताब से आएंगे, 3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पर उन 3 क्वेश्चन के लिए आप साल भर परेशान रहते हैं, आप साल भर इधर उधर ठोकर मारते रहते हैं, ये भी पढ़ डालें, ये क्वेश्चन भी लगा डालें, वो क्वेश्चन भी, और उस चक्कर में वो जो 42 क्वेश्चन जो सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक से आने हैं वो आप नहीं पढ़ते हैं, और आपको लगता है कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एग्जाम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना बहुत आसान है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए और आपके टीचर्स आपको सही गाइड कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं नीट में, खासतौर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि नीट में जो खुद सिलेक्ट ही नहीं हो पाए, लेकिन आज वो बेस्ट टीचर हैं। जो खुद सिलेक्ट नहीं हो पाए वो आज के समय में बेस्ट टीचर हैं। तो जो गलती उन्होंने करी, है ना, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वही गलती आज भी अपने बच्चों को दोहरा रहे हैं। आप समझ रहे हो? वो हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर बहुत अच्छा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो आप सिलेक्शन करवा दें। गाइड करना और अच्छा पढ़ाना, ये दो अलग अलग बातें हैं, राइट। तो जिन लोगों ने भी एआईपीजीपी का कोर्स लिया है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। आपके जो भी आइडियाज हैं आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप हमें बता दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, कॉल पे बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी टाइप की लापरवाही नहीं मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सिलेक्ट हो, खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो चंदना, मुखलिशा, निखिल, राहुल एंड सोनी, कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हो, वरना फिर क्लास हम लोग बंद करें। ठीक है, इट्स गुड, है ना।
तो ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।